हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि होमगार्ड का मतलब कि फॉर्म भी आ चुका है और फॉर्म भरा भी गया है। ऊपर से एग्ज़ाम डेट भी आ गई है जो कि 25, 26, 27 अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो जो कि TWA के सर है, जो अंकित सर है, ये मतलब कि भाई बहुत ही बेस्ट टीचर है, ठीक है ना। ये पूरे हर चीज़ फ्री में यूट्यूब पे देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक बच्चों के लिए हो सके उससे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सर ने 100 क्लास, जो कि 100 नंबर वाली 100 क्लास जो कि डेली सर कराते हैं, 2 घंटे का समय लगता है। इन्हीं क्लास को हम जो है कि मतलब अच्छे से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है हमारा, करा है ना कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक कौन है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक कौन है। तो देखो कौन है, पहला सेबी है, आरबीआई है, नाबार्ड है, एसबीआई है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें भारत में जो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक जो होता है कौन होता है, आरबीआई होता है, ठीक है। तो आरबीआई का जो एक्ट आया था ना 1934 में आया था। कब आया था आरबीआई के एक्ट, किस में आया था, 1934 में। आरबीआई का जो कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा ना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो 1 जनवरी 1949 को। लेकिन पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब की गई है, तो 1 अप्रैल 1935 में। तो 1 अप्रैल 1935 में। देखिए गाइस, नबार्ड जो कि मतलब कि ये क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए ही होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक है ना। तो 1982 में ना मतलब कि इसकी स्थापना कब की थी, 1982 में की गई थी ना। फिर सेबी का स्थापना 1988 में। इसको जो कि शेयर बाजार होता है ना, शेयर बाजार के लिए होता है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप लोग बताइए। तुहिंग तुहिंग कुमार पांडे, मतलब तुहिंकांत पांडे हैं जो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। इनकी स्थापना कब 1928 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। एसबीआई की स्थापना 1955 में मुंबई में हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्स्ट प्रश्न है ना। सेकेंड प्रश्न आइए देखते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है। तो मैड्रिड, तो देखिए गाइज, ये सब मतलब राजधानी देश और देश की राजधानी से ना हमेशा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या पूछा है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। तो हमें बता दिया मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की है, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। पोलैंड की राजधानी वर्सा है। उसके बाद ग्रीनलैंड की नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नूक है ना। फिर माल्टा का क्या है, वैलेटा है। क्या है, वैलेटा। तो माल्टा का वैलेटा। तो हमें किसके है, स्पेन का पूछा था। स्पेन हमारा हो जाएगा आंसर। स्पेन किसकी राजधानी, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रश्न क्या है कि मार्च मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता था। तो गाइस, सब लोग जानते हैं, कौन इसको भूलेगा। भारत जीता था। किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। मतलब कि भारत ने न्यूजीलैंड को हरा के जो कि हमारा 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता था, ठीक है। इसको कौन भूल सकता है गाइस। उसके बाद देखिए क्या है, किस भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 मतलब दिया गया। देखो भौतिकी का पूछा है ना कि देखो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है ना। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया है, तो देखिए जॉन क्लार्क, मिचेल एंड ड्यूरेट्स, फिर जॉन एम मार्टिनीज, उपयुक्त सभी ना। तो देखिए क्या है, जितने लोग हैं ना सबको दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, सबको दिया गया है। तो देखो भौतिक भौतिक के लिए मतलब कि मिशेल ने जान मतलब कि जान मार्ले इसे देख लेते हैं कि जैसे भौतिकी है ना, तो भौतिकी के लिए देखो भौती मान लो कि कोई मिशेल है, मिशेल कोई लड़का है, मतलब भौती नाम की कोई लड़की है, तो बोला है मिशेल बोला है कि भौतिक के लिए मिशेल ने जान मार ली। मतलब कि मतलब भौतिक के लिए मिशेल ने जान मार दी। तो इसका जो भौतिकी के लिए क्या हो जाएगा, मिशेल एच डिओट्स हो जाएंगे। फिर जान मतलब जान क्लार्क हो जाएंगे। फिर मार्ली मतलब मार्टिनिस हो जाएगा, जान या मार्टिनिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे प्रश्न गाइस डेली आता रहेगा और डेली बहुत ही हम लोग एंजॉय के साथ करते रहेंगे, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, अभी एग्जाम में भी टाइम है और हम लोग को अच्छे से तैयार भी होना है, ठीक है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है। जो HDI है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में दुनिया भर में 193 देश हैं पूरा टोटल, उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है, 130 है
ना। पहली फर्स्ट रैंक किसकी? आइसलैंड की। किसकी? आइसलैंड की। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूछेगा कि पहली रैंक किसकी है, तो आइसलैंड की है। और उसी देखो भारत का ही पूछेगा, क्योंकि भारत का एग्जाम है तो भारत के बारे में पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक क्या है? 130 है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि एनडीआई एचडीआई जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इसकी मतलब यूएनडीपी के द्वारा होता है। मतलब इसका जो कि यूएनडीपी के द्वारा मतलब इसका वो संस्था की मतलब कि संस्था का प्रयोग की जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो कौन करेगा कि निम्नलिखित कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा? इथोपिया। कौन करेगा? इथोपिया करेगा ना। और देखो COP29 का बाकू वो अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान COP29 हुआ था। ठीक है। उसके बाद COP30 कहाँ? COP30 होगा हमारा जलवायु परिवर्तन ब्राजील में। तो हमारा ब्राजील में काप होगा। और काप जो कि COP32 जो 2027 में इथोपिया में होगा। कहाँ होगा? इथोपिया में। तो ये बात को भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, 7वां प्रश्न क्या कहा है कि सोशल मीडिया क्षेत्र में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF के प्रसार पर केंद्रित है। पूछा है कि सोशल मीडिया क्षेत्र में कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों और छोटे GIF के प्रसार पर केंद्रित है। तो ये किसका होता है? पिंटरेस्ट। क्या होता है? पिंटरेस्ट होता है। और देखो कि ट्विटर नहीं होता है, टम्बलर नहीं होता है, फेसबुक नहीं होता है। कौन होता है? पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट की स्थापना 2010 में बेन सिल्वरमैन ने, पाल सियारा ने, मतलब कि ये दोनों मतलब कि इसने की थी 2010 में। तो पूछेगा कि पिंटरेस्ट की स्थापना जो कि पिंटरेस्ट की स्थापना 2010 में की गई है। ठीक है। तो इसके देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हमें पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। लेकिन कहा गया राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा है ना, तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। इतना हमको याद है। फिर केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? देखो क्या हिंदी दिया है ना कि केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय हमारा कहाँ है? आगरा में है। न्यू दिल्ली में नहीं, वर्धा में, वाराणसी में नहीं है। वो वाराणसी में एक है शाकभाजी अनुसंधान कहाँ? वाराणसी में है। ठीक है। उसके बाद आगरा में हमारा आगरा में प्रचार मतलब इसका केंद्रीय हिंदी संस्था मुख्यालय का प्रचार प्रसार मतलब कि प्रचार प्रसार किया गया। तो आगरा भी मतलब क्या है कि ताजमहल और लाल किला मतलब ये है ना, आगरा में ताजमहल और लाल किला ये दोनों है। फिर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, यहाँ पे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए क्या क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखो श्रम मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना, 1 मई को मनाया जाता है। इसका हाईकोर्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मतलब कि 1919 में की गई थी। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? जनेवा। जनेवा कहाँ था? स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1 मई श्रम है, श्रम के 1 मई को मनाया जाता है। हाईकोर्ट का जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1919 में। आप लोग एक और जानते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है। उसके बाद आइए गाइस देखते हैं आगे क्या दिया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत 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 जितना कहें उतने ज़्यादा कम गाइस, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है और बार बार इसके पूछने की संभावना रहती है, बार बार हर एक एग्जाम में आता है, जिसको बोलते हैं NHRC। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ना। तो पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो हमारा कब की गई थी? 2000 में, 1995, 1993, 1950 में। तो हमारा कब की? तो 1993 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। तो देखो 1993 में स्थापना के अध्यक्ष के हैं मतलब कि जो कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो इसके अध्यक्ष हैं न्यायाधीश हैं मतलब वो 70 वर्ष मतलब कि 70 वर्ष तक मतलब कि यहाँ पे मतलब कि वो मतलब रहेंगे मतलब कार्य करेंगे 3 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक। ठीक है। यहाँ पे गाइस 3 वर्ष, चलो इसको
क्योंकि जो कि न्यायाधीश के द्वारा अध्यक्षता की जाती है इसकी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गाइस कि वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। गाइस मैं आप लोग को बता दूं, मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है, मेरा ये क्या है कि फर्स्ट क्लास है, तो इसमें मेरे को जो कि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बोलने में, थोड़ा समझाने में, तो थोड़ा क्षमा करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये मेरा पहला क्लास है। जब मेरा 10वां क्लास होगा तो मैं बहुत ही आगे जा चुका हूँ, मतलब कि मेरे हर जगह बोलने में, हर चीज़ में क्वालिटी नज़र आएगी। ठीक है, तो अभी मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा आप लोग भी कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो दिया है कि वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, जो कि कहाँ के हैं, एमपी के क्या है, सीएम है। तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आप देखिएगा इसका है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो कि इसको जितना भी लिखे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट उतने कम पड़ेगा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, कार्लोस अल्कराज। कहाँ के, स्पेन के। तो कभी कभी देखो आसान प्रश्न नहीं बना देता, अभी पूछ देगा कि भाई कार्लोस अल्कराज कहाँ के है, तो स्पेन के। तो भाई जो पढ़ा है वही जानता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं, तो तुक्का मारेंगे तो वो भी मार देगा कि नहीं स्पेन। भाई जो पढ़ा है वही मारेगा। ठीक है, तो आसान प्रश्न भी है लेकिन आसान भी नहीं है। ठीक है, देखो टेनिस ग्रैंड स्लैम महिला जो कि इसका, जो कि पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और महिला एकल का खिताब आर्या सबलिंका, जो कि कहाँ की है, बेलारूस की है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि आर्या सबलिंका कहाँ की, बेलारूस की है। तो हमारा आ गया यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल की खिताब कार्लोस अल्कराज जीते थे, स्पेन के हैं। महिला एकल का आर्या सबलिंका जीते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस क्या है कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। कहा है कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, किस वर्ष को। तो हमारा जिसको किसके किया है, मतलब 2026 को, मतलब 2026 को, जो ये हमारा होती है ना 1967 में इसका मतलब कि अक्टूबर 2019 में एशियान समुद्र को सहयोग किया था। इसका मतलब 1967 में बैकाऊ में, मतलब कि जो हुआ था, इसका हाईकोर्ट जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है। अब देखिए गाइस, अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है। तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति हैं कैथरीन कोनोली। ठीक है, तो आयरलैंड की मुद्रा क्या है, डबलिन है, यूरो, मतलब कि क्या है, डबलिन है। ठीक है, जिसको मुद्रा या यूरो बोलते हैं। तो कौन है हमारा, कुल मिला के हमें ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है, लेकिन ये पूछेगा कि 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है, तो कैथरीन कोनोली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइस टूटी हड्डियों को जानते हैं सब लोग, जो कि व्हाइट किया जाता है, व्हाइट लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जिसका क्या होता है फार्मूला कि CaSO4 हाफ H2O होता है। तो देखो गाइस, हाफ मतलब हमके तो इसको इस तरह याद किए थे कि देखो जब किसी का हाथ टूट जाता है तो क्या होता है, आधा हो जाता है। जैसे किसी का पूरा हाथ है तो टूट जाएगा, तो पहले जैसा नहीं ना रहेगा, तो आधा हो जाएगा। तो इस तरह हाफ याद किए थे कि CaSO4 हाफ ही H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या होती है कि जो व्हाइट पट्टी नहीं की जब प्लास्टर किया जाता है, उसी को पूछा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए। फिर पूछा एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो बताइए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का है कि जो कि मंगोलिया और चीन में है, कहाँ है, और मतलब कि गोबी मरुस्थल है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, गोबी मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में है। उसके बाद विश्व एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए, तो गोबी है। उसके बाद सहारा मरुस्थल भी मतलब विश्व का है, मतलब कि उसके बाद क्या है कि टकला मकान, कहाँ का टकला मकान, कहाँ का, चीन का। फिर काराकुम कहाँ, तुर्कमेनिस्तान की है, तुर्कमेनिस्तान की है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ का है, गोबी का है। और उसके बाद भारत का थार। ठीक है, उसके बाद भारत में जनानिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। भारत में जनानिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो कौन सा है, 1921 में।
1921 में। तो देखिए गाइस, जानगीर से मतलब कि जनगणना ना, जानगीर मतलब जनगणना के बारे में पूछा है। तो जनगणना देखो, जनगणना के सबसे पहले 1972 में मेयो ने मतलब कि मेयो के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना को मतलब क्या है कि शुरुआत किए थे। फिर गृह जनगणना किसके अंतर्गत आती है, एक बढ़िया प्रश्न है, पूछा था कि जनगणना किसके अंतर्गत आती है, तो जनगणना हमारी किसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। एक इसका संघ सूची का विषय है वो। उसके बाद देखो क्या है कि वैसे ही अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो समय 1972 में। फिर भाई सब कुछ याद है ठीक है, लेकिन सब बोलते समय ना थोड़ा सा ना जानते हैं ना, पूरा अच्छे से कंटेक्ट देना पड़ता है। देखिए आप क्या नहीं कहते, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर की सहारनपुर देखो ना, लकड़ी और नक्काशी के लिए जाना जाता है। इत्र और सुगंध के लिए हमारा कन्नौज जाना जाता है। चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। कालीन जानते हैं, भदोई के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम तो क्या लकड़ी और नक्काशी के लिए हमारा सहारनपुर जाना जाता है। चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। इत्र नगरी जिसको बोलते हैं, सुगंध नगरी कन्नौज को बोलते हैं। कालीन निर्माण किसको बोलते हैं, भदोई को। जो कि पिछली बार मेरे स्टेट में पुलिस के एग्जाम में आया था कि भदोई कालीन नगरी किससे संबंधित है, तो भदोई से। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न बार बार बनता है। उसके बाद क्या क्या, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम साकेत है। तो साकेत किसका नाम है, अयोध्या का। गाइस अयोध्या का नाम क्या है, साकेत है ना। उसके बाद देखो वाराणसी का क्या है, वाराणसी का क्या हमारा है, काशी है ना। इलाहाबाद का क्या है, तीर्थराज है। कन्नौज का क्या है, कान्यकुंज या कि महोदयश्री। हाँ, तो हमारा देखिए कि साकेत किस्सा अयोध्या का, काशी वाराणसी को, तीर्थराज जैसे इलाहाबाद में संगम है, तो संगम में तो लोग तीर्थ करने आते हैं। कुंभ लगा था, कुंभ मेला लगा था, तो लोग तीर्थ करने आते थे, तीर्थ घूमने आते। अभी भी इसमें माघ मेला चल रहा है, तो यहाँ पे तीर्थराज ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तीर्थराज इलाहाबाद के लिए प्रसिद्ध है, काशी वाराणसी के लिए, अयोध्या हमारे साकेत के लिए, कन्याकुंज जिसको महोदयश्री बोलते हैं कन्नौज के लिए। उसका नेक्स्ट क्या है कि पूरब अंग के ठुमरी के लिए कौन सा घराना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पूरब अंग की बात किया कि पूरब अंग की ठुमरी के लिए, तो इसके लिए मतलब कि पूरब मतलब इसमें बनारस घराना आता है ना, बनारस घराना ना। देखो गायन शैली, जो कि पूरब की गायन शैली घराना होता है, बनारस घराना होता है। जो कि ठुमरी की रानी किसको बोलते हैं, गिरजा देवी को बोलते हैं। तो ये भी मस्त प्रश्न है। इसमें क्या पूछता है कि इसमें ये पूछ देता है कि ठुमरी की रानी है कौन है, तो ठुमरी की रानी हमारी कौन है, गिरजा देवी है। ठीक है, ठुमरी की रानी कौन है, गिरजा देवी है। ठीक है, फिर पूछा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है, झांसी में स्थित है हमारा। तो कहाँ है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, झांसी में। उसके बाद क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि मथुरा में हमारा बकरी अनुसंधान कहाँ है, मथुरा में हमारा। ठीक है, उसके बाद बरेली में हमारा पशु चिकित्सा या पक्षी अनुसंधान संस्था बरेली में। तो पशु चिकित्सा या पशु अनुसंधान संस्था पूछेगा तो हमारा कहाँ है, हमारा बरेली में। ठीक है, फिर दिया है कि 23वां प्रश्न क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह किस ऐतिहासिक दरवाजे से लिए मतलब प्रेरित है। उत्तर प्रदेश जो सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब कि जिसमें क्या होता है कि धनुष होता है, उसमें क्या है कि दो मछलियाँ होती हैं, उसके बाद गंगा मतलब कि गंगा यमुना। तो क्या है ना, हमारा कहाँ से लिया गया, ये सब रूमी दरवाजा से। कहाँ लिया, रूमी दरवाजा कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ है हमारा, हमारा आगरा में है। ठीक है, लाल किला कहाँ है हमारा, लाल दरवाजा पूछा है, लाल दरवाजा हमारा क्या है, जौनपुर में है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया गेट दिल्ली में है, दिल्ली गेट है ये तो। और उसके बाद गाइस क्या है ना कि हमें जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह जो 1938 में मतलब इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था वहां से, रूमी दरवाजा से। ठीक है, तो 1938 में, ये भी हमके याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 2000 जोधा बाई महल और पंचमहल किस ऐतिहासिक परिषद का अभिन्न अंग है। तो जोधा बाई महल पंचमहल जानते ना, फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो कि
फतेहपुर सीकरी कहाँ है कि अकबर द्वारा मतलब कि ये शहर मतलब कि बसाया गया था ना। फिर देखो इलाहाबाद का किला, ये भी अकबर द्वारा ही बनाया गया था। और उसके बाद कि आगरा का अकबर के जो कि बीरबल शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के जो कि अकबर बीरबल सुनते हैं तो बीरबल जो थे उसमें शेख सलीम चिश्ती थे, उनके जो कि सहयोगी थे अकबर के। फिर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित इलाहाबाद के जिले का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और इलाहाबाद में क्या है? अल्फ्रेड पार्क, जिसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क या तो कंपनी गार्डन। इस समय कंपनी गार्डन से ज़्यादा फेमस है। ये हमारा इलाहाबाद में है अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद अकबर द्वारा गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या दिया कि लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के में किस श्रेणी के तहत शामिल किया गया था? तो ये हमारा क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी पाक कला। क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी पाक कला। देखो यूनेस्को के अंतर्गत इसको यूनेस्को में जो कि क्रिस्टी के सीरीज ने मतलब इंग्लिश पढ़े, देखो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ना, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसको यूनेस्को में 1945 में शामिल किया गया था। यूनेस्को जो कि पेरिस फ्रांस यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, किस जिले में स्थित है? बताइए। तो नैमिषारण्य हमारा कहाँ है? सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में है। ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। कंपिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? कंपिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है ना। कंपिल संबंध का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। ठीक है। उसके बाद देखा कि अल्लाह एक प्रसिद्ध लोकगीत क्षेत्र का है। अल्लाह कहाँ का? बुंदेलखंड का है गाइस। अल्लाह हमारे कहाँ का? अल्लाह आला अल्लाह हमारे कहाँ का? बुंदेलखंड का है ना। फिर किस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं? न किस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं? तो बताइए। ये हमारा क्या होती है? बिछोलिया नृत्य होती है। कौन होती है? बिछोलिया नृत्य होती है। ठीक है ना। जो कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। बिछोलिया नृत्य कहाँ होती है? बुंदेलखंड में होता है। ठीक है। फिर देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिएगा ये कोई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? हस्तिनापुर अभ्यारण्य। ठीक है। और सबसे छोटा पूछेगा तो महावीर स्वामी। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूछेगा तो महावीर स्वामी। अब मतलब महावीर स्वामी कहाँ? ललितपुर में है। और जो कि भारत का नेशनल पार्क क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, जिसे दुधवा नेशनल पार्क दुधवा अभ्यारण्य बोलते हैं। इतना बात हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद क्या दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले आते हैं? तो एनसीआर में बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आसान भी है। एनसीआर में कुल 8 जिले आते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत। तो कौन कौन सा आता है हमारा? मुजफ्फरनगर। ठीक है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत आता है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी बताओ। पशु पक्षी कौन है? बारहसिंगा है। हमारा पक्षी कौन है? सारस है। मछली कहेगा तो चीतल है। और वृक्ष कहेगा तो अशोक है। पुष्प कहेगा तो पलाश है, जिसको टीसू भी बोलते हैं। तो हमारा ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं गाइज। यहाँ से ना होमगार्ड में बनने का संभावना पक्का यहाँ से 1 नंबर है। ठीक है। या तो यहाँ से कोई भी एक प्रश्न उठा देगा। ठीक है। उसके बाद
उत्तर प्रदेश का राज्य के पश्चिम पश्चिम हमारा हो गया। ठीक है, फिर पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो एक ऐसे प्रश्न बनेगा, ये देखो होमगार्ड के पेपर हम बता रहे हैं, किसी के शिफ्ट में चाहे बनेगा, चाहे मेरे चाहे किसी के भी शिफ्ट में पक्का बताने कि ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट और अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 7.33% है। कितना है, 7.33%। कुल भारत का कितना है, 32 और 87,263 किलोमीटर वर्ग है। और उसमें से भारत का कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,228 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है, 2,40,228 किलोमीटर वर्ग है भारत का, जो कि इससे कितना 7.33% है। ठीक है, उसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का चौथा स्थान है, चौथा है। पहला हमारा कौन है, राजस्थान है ना, फिर उसके बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र, तब जाके यूपी है। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। ठीक है, उसके बाद पूछा गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है गाइस, ये तो बढ़िया प्रश्न है, जो कि आसान भी बन भी सकता है। गोरखपुर शहर किस नदी के, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, हमारा अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे में लखनऊ भी स्थित है। तो जौनपुर लखनऊ हमारा कहाँ है, जौनपुर लखनऊ हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर भारत में अमेजन इन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो अमेजन इन, जो अमेजन इन है ना, तो उसको हम भारत में 2013 में लॉन्च किया गया था। स्थापना 1994 में, मतलब कि जेफ बेजोफ ने बेजोर लगा के अमेजन की 2013 में स्थापना कर दी, जो कि इसकी स्थापना तो 1994 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो कि है वो लॉन्च किया गया था भारत में 2013 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया है कि लॉन्च किया गया था भारत में 2013 में। फिर कहा है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन ने फरवरी 2025 में सौर प्रज्वल सोलर फ्लेयर की पहली इमेज खींची। तो पहली इमेज खींचने वाला कौन था, हमारा सोलर प्रज्वल का आदित्य एल1 था। कौन था, ये आदित्य एल1 था ना, जो कि श्रीहरिकोटा से मतलब ये भेजा जाता है 28 मतलब कि जो कि 2 सितंबर 2023 को रॉकेट PSCV C57 के द्वारा मतलब एल1 आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से क्या किया था, इसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि इंसुलिन दिया ना है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस थोड़ा अच्छा देखिएगा, बेस्ट प्रश्न है। क्या है कि इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायक करता है। तो हमारा क्या होता है, इसमें जिंक होता है ना। जिंक हमारा क्या होता है कि इंसुलिन में अग्नाशय बनाता है, जो कि जिसको बीटा सेल बोलते हैं, बी सेल होता है, ग्लूकोज क्या रक्त होता है, उसके बाद इसमें जिंक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में निशान-ए-पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया है। देखो है तो भारत का क्या है तो भारत का प्रधानमंत्री है वो, लेकिन पाकिस्तान में निशान-ए-पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्राप्त किया गया था। तो कौन थे, मोरारजी देसाई जो कि प्रथम कांग्रेसी पीएम थे। तो पूछेगा हमारा कि प्रथम कांग्रेसी पीएम कौन थे, तो हमारा मोरारजी देसाई थे। 1977 में जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न की, जो कि 1991 में शुरुआत की गई थी। 1990 से मतलब 1990 में इसको मतलब कि दिया गया, मतलब मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में दिया गया था। देखो क्या है कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए किस दिन मनाया जाता है ना। तो ये कुछ नहीं, ये पूछा है कि मरुस्थलीकरण और सूखे रोकथाम दिवस नहीं पूछते हैं कि सूखे रोकथाम दिवस कब है, तो वही है 17 जून को है। तो ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है। ठीक है, उसके बाद तो हमारा क्या है कि सूखे रोकथाम दिवस को मतलब कि समझ लिए कि वही है 17 जून है। ठीक है, उसके बाद दिया है
लेकिन कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ये देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार अभी जो कि मोहम्मद शमी उनको दिया गया था, तो वो तो खेलते क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। उसका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी। लेकिन परमवीर चक्र जो है कि वो वीरता के लिए दिया जाता है, वो क्रिकेट के लिए नहीं सम्मानित हो, किसे वीरता के लिए, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फिर जो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? देखिए मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो क्या है, अंटानानरियो। कौन है? अंटानानरियो। तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंटानानरियो। लेबनान कहाँ है? बेरूत। बेरूत की राजधानी क्या है? लेबनान। दिल्ली लिया है, तीमार या तिभार लिखा है। मुद्रा का है मलागासी ऑडिटोरी एंटोनियो का। तो हमारा मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंटानानरियो। ठीक है। फिर किसी को क्या कहा है कि किसी को ऑनलाइन धमकी देने को क्या कहते हैं? तो भाई किसी को ऑनलाइन धमकी देगा, जैसे कि बुल क्या होता है, जैसे कि बुल मतलब साढ़ होता है ना, बुल मतलब साढ़ होता है, तो साढ़ जैसे कि जाता ना मतलब इसे कह के तो बुल होता है, तो बुल मतलब तो देखो तो इतने साइबर बुलिंग होती है, जिसको कोई ऑनलाइन धमकी देता हुआ तो क्या तो साइबर बुलिंग होती है। हमारा देखो ये तो साइबर लॉ जो होता है ना वो कानून से होता है। उसके बाद साइबर क्राइम जो होता है ना कि ये साइबर क्राइम है, ये होगा नहीं, साइबर सेफ्टी ये होना नहीं, तो हमारा साइबर बुलिंग होगी जो कि ऑनलाइन द्वारा होगी। फिर तो दिवेई भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो दिवेई जो है कि भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो किसकी है? मालदीव की। तो दिवेई किसकी है? मालदीव की। दिवेई किसकी है? मालदीव की। ठीक है। वर्मा की राजभाषा है, राजधानी नहीं है गाइस, सॉरी गाइस। पूछा है कि दिवेई भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, तो पूछा है मालदीव की, मतलब कि यहाँ पे मतलब मालदीव की क्या दिवेई राजभाषा है। ठीक है, जैसे हम लोग की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, दिखा दिया। स्मृति मंदाना निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो सब लोग जानते हैं स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। फिर देखा कि साप्टा कब अस्तित्व में आया था? देखो साप्टा कब अस्तित्व में आया था? तो साप्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि 2004 में मतलब इसके मतलब कि ये सप्ताह आया था, मतलब कि लेकिन इसको आगे कब अस्तित्व में आया था सप्ताह? तो 1 जनवरी 2006 को। 1 जनवरी 2006 को क्या हुआ था कि 2004 में तो आया था, लेकिन एक अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2006 को। ठीक है। सप्ताह से साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्टोक्स 1998 में 2014 का लेखक कौन है? तो ए के भट्टाचार्य। कौन है? ए के भट्टाचार्य। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग्स, जिसको रा बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन प्रमुख? पराग जैन बने। कौन बने? पराग जैन बने। 1968 में हाई कोर्ट इसकी कहाँ है? दिल्ली में। हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो बताइए किसकी याद में जौनपुर नगर स्थापित किया गया? तो जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था। फिर दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो जानते हैं हमारा न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है, मतलब स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। न्याय कौन कौन सा हमारा कोई किसका उल्लेख नहीं है? देखो सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीति, यही तीनों न्याय होते हैं। कौन कौन सा? सामाजिक आर्थिक राजनीति और धार्मिक हमारा न्याय नहीं होता है। ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। कौन कौन से? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार के हमारी क्या स्वतंत्रता है। 3 प्रकार का हमारा क्या जस्टिक न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। रूस की क्रांति से लिया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार
केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए कुल मिला के भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो हम क्यों भाई इतना सब जाना। हम देख लेते हैं कि भारतीय नागरिक को कौन कौन सा संविधान प्राप्त है और कौन कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बस यही देख लेंगे। उसके बाद ऑप्शन में आएगा, बस मार देंगे। तो देखो केवल भारतीयों के लिए, जो कि भारतीयों के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो देखो 15, 16, 29, 30, 19, 15, 16, 29, 30, 19, 15, 16, 29, 30, 19। तो देखो 15, 16, 15 में जो कि है मतलब कि SC ST जाति के लिए है, मतलब कि लोक नियोजन 16 में है, और तो स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जानते हैं ना, तो हमारा क्या 15, 16, 19, 29, 30। तो आइए देखते हैं। कानून समता समानता का अधिकार मतलब कि 14 में, तो 14 हमारा है या नहीं है। 21 एस्कल जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है, ये है ही नहीं है हमारा। उसके बाद क्या है कि 23वां जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये है ही नहीं है। अधिकार भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता दिया ना 1929, प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आजादी की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, यहाँ से कि सोने की स्वतंत्रता। अगर तुम सोए हो, अगर तुमको कोई जगा दिया तो तुम उस पर भी केस कर सकते हो कि हम सोए थे हमको जगा दिया, यहाँ तक भी तुम्हारी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसीलिए लोग चाप के सोते हैं। तो क्या है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है ना। 15, 16, 29, 30। तो ये हमारी क्या है कि हमारी भारत की, इसको मतलब कि केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को नहीं। तो हमारा यहाँ पे भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर दिया एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम बोलते हैं DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा का प्रावधान है। जो इन्वायरमेंट का पूछा है ना, तो इन्वायरमेंट से जो कि ए है, तो एनवायरमेंट पूछ दो। इन्वायरमेंट से एनवायरमेंट समझ लो कि 48A में है। तो इसे याद रहेगा हम लोग को कि परिवारों के संरक्षण और सुधार का प्रावधान किसमें 48A में है। 48 है जो को DPSP ना, हमारा DPSP देखिएगा आज किस में आता है, हमारा भाग 4 में आता है। अनुच्छेद किसने है, 36 से 51 तक है, ठीक है। DPSP हमारा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। देखो भाई DPSP से हर एग्जाम में पेपर बनता है, हर एग्जाम में 1 प्रश्न 2 प्रश्न आता है। अब पक्का इस बार भी आएगा, वो तो होमगार्ड के लिए तो समझो कि और इजी है, पक्का आएगा। अब देखो क्या है कि आर्टिकल 40 क्या करा है कि ग्राम पंचायत, अनुच्छेद जो कि 40 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या, समान सिविल सहायता, जानते ना है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण है, ठीक है। गाइज बोला ना मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर कोई भी दिक्कत होगा, चाहे तो मैं तेज बोल रहा हूँ, चाहे तो स्लो बोलूँगा, चाहे तो फास्ट बोल रहा हूँ, चाहे तो कोई मेरे को समझाने में कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा जिससे कि मैं उसमें सुधार सकूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज मेरा पहला वीडियो है, मेरा 10वां वीडियो देखिएगा आप लोग। इस स्पीड में मैं बोलूँगा, और इस स्पीड में ना कि मतलब कि सब कुछ मेरा मतलब कि सब कुछ समझाने का तरीका अभी भी अच्छा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सब कुछ सुधार लेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में संसद के सदनों और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव का प्रावधान किस भाग में निहित है, बताइए किस भाग में निहित है। कि भारतीय संविधान में संसद के सदनों और राज्य विधानमंडल के चुनाव का प्रावधान किस भाग में निहित है। तो हमारा क्या है, हमारा चुनाव का किसमें है, हमारा चुनाव का भाग 15 में, किसमें है, भाग 15 में, ठीक है। भाग 15 में भाग 10 में क्या है, SC ST का क्षेत्र है, ठीक है। भाग 10 में क्या है, SC ST का क्षेत्र है। और भाग हमारा क्या है 18 में आपातकाल है। भाग 18 में हमारा आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 से 360 है, जानते हैं। 352 में जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, आप राष्ट्रपति आपातकाल है। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो इस तरह है। तो हमारा आपातकाल किसमें है, भाग 18 में, जो कि आर्टिकल 352 से 360 में है। अब देखो भाग 20 में आप लोग जानते हैं क्या है, भाग 20 में क्या संशोधन है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 368 क्या होता है कि 368 सभी आर्टिकल 368 के दौरान रहता है। 360 याद करो भाई, 3 सिस्टर जो APJ अब्दुल कलाम AB डिल्वियस को बोलते हैं 360, वो कहाँ के, साउथ अफ्रीका के हैं। तो भाग 20, ठीक है ना, 20 साल के वीडियो साउथ अफ्रीका के, 300 और आर्टिकल 368 के अंतर्गत हैं, कहाँ के, साउथ अफ्रीका से। बस मूल संविधान में हमारी 22 भाषा थी,
मूल संविधान में हमारी 14 भाषा थी, वर्तमान में हमारा 22 भाषा है। संविधान के बाद मतलब कि 25 भाग है ना। अच्छा, भाग की बात किया गाइस, सॉरी गाइस, मूल संविधान में हमारा 22 भाग था, ठीक है। फिर संशोधन के बाद जो कि अभी समय 25 भाग है। हम जो भी बताएं वो भी सही बताए थे कि मूल संविधान 14 भाषा थी, इसमें 22 भाषा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि भाग पूछा है तो 22 भाग थे वर्तमान में, इस समय संशोधन के बाद क्या 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, 22वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्य, मतलब देखो 22वां संविधान संशोधन 1900 मतलब कि 1976 में। तो देखो 1976 याद करने के तरीके, 22वां संविधान 1976 कैसे याद किया जाता है, देखो इस तरह याद करो, 4 2 6, तो 6 आया ना, 1976 हो जाएगा। जो कि 1976 आपातकाल के समय भी यही मतलब संशोधन किया गया था। जब आपातकाल लगा था तो उस समय भी हमारा 22वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। सबसे ज्यादा संशोधन किसमें, इसी से हुआ है। 22वां संविधान संशोधन 1976 के तौर से क्या सबसे ज्यादा संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन जब हुआ था ना, तो वो भी इसमें 22वां संविधान संशोधन के 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और बंधुता। 3 शब्द यही मतलब कि जोड़े गए थे। तो उसमें क्या है कि, और उसके बाद क्या है कि मूल कर्तव्य ना, क्या है कि मूल कर्तव्य भी किसे है, 22वां संविधान 1976 के तहत है। जो कि उसके बाद क्या हो गया, जो कि इसमें मतलब क्या था, मतलब आर्टिकल 28 ए से क्या हो गया, आप लोग को बताए थे ना, ए से क्या हो गया, तुम इन्वायरमेंट कर लो ना, पर्यावरण की संरक्षा, तो 48 में पर्यावरण की संरक्षा हो गया, फिर 39 ए हो गया, फिर 51 ए हो गया, तो इस तरह हो गया। आप देखो यहाँ पे हमारा 44वां संविधान संशोधन मतलब कि 1978। अब इसको याद करने का नियम देखो, कि देखिए गाइस क्या हमारा कि 44वां संविधान संशोधन 1978, तो देखो 448 4 2 6 1976, 448 1978, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि आर्टिकल हमारा 31 में आता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को हटाकर इसमें कहा, इसको क्या बनाया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो कानूनी अधिकार बनाया गया, तो आर्टिकल 300 ए में इसको ले जाकर मतलब कि शामिल कर दिया गया। तो हमारा पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में आता था, उसको कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, तो बताइए। तो बढ़िया और बेस्ट प्रश्न है, जो कि हमें याद है कि मेरे को जो कि पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि आर्टिकल 300 ए में क्या है, जो कि भाई उस समय मैं उतना मतलब मैं सोचो तो मैं कर नहीं पाया था, ठीक है, बात ये। तो इसमें क्या कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कि आर्टिकल 31 को हटाकर संपत्ति का अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर दिया गया, बस। और देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, जो कि आर्टिकल 153 में कहा गया। आर्टिकल 153 में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि भारत के राष्ट्रपति को न्यायाधीश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को न्यायाधीश, जो कि इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, तो ऑर्डिनेंस बोलते हैं ना अध्यादेश को, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है। तो हमारा अध्यादेश जारी कर सकता है ना राष्ट्रपति, हमारा आर्टिकल 123 123 के मतलब कि यह आर्टिकल 100 अनुच्छेद 123 के हिसाब से अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और 110 देखो, आर्टिकल 110 जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि धन विधेयक है। देखो धन विधेयक 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1985 में हुआ था, कि मतलब हुआ था ना, तो इसमें क्या क्या था, दल बदल अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, दल बदल अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यही तरह इस तरह याद करके अनुच्छेद 110 10 धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद की 213 में क्या राज्यपाल द्वारा राज्य में मतलब कि जो कि राज्य में क्या होगा अध्यादेश, मतलब उसके बाद क्या है कि देखो आ गया ना
352 राष्ट्रीय आपातकाल, बोले थे ना कि राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। तो हमारा, तो अभी हमारे पास जो कि अनुच्छेद 52 में क्या है कि हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा है ना, तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अभी तक हमारे मतलब कि अभी तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार लग चुका है। तो ये भी पूछता है, मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस में लगता है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। तो अभी तक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975 में, ठीक है। फिर देखें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषा है, बोले थे ना वर्तमान में मूल भाषा 14 थी, और उसके बाद 22 भाषाएं। आइए देखते हैं 22 भाषा कैसे बनी है और अच्छे से देखते हैं। देखिए 22 तो 14 थी, ठीक है ना, एक थे 14 थी, फिर 15वीं भाषा, 15वीं भाषा जब जुड़ी ना, तो 15वीं भाषा कौन से जुड़ी थी, सिंधी जुड़ी थी। ये कौन से जुड़ी गई थी, सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में जो कि सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वीं भाषा। उसके बाद आया हमारा 71वां संविधान संशोधन 1991 में, 71वां संविधान संशोधन 1991 में आया, जो कि नमक जुड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, 71वां संविधान संशोधन 1991 में। तो हमारा देखो 15, 16, 17, 18 होगी, बची 4, 4 हमारा आई 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत से 2003 में 4 जोड़ी गई थी। इस तरह याद करो कि 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जिसको बोलते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो गाइस ये हमारा क्या है कि पूरे 22 भाषा का हमने निचोड़ बता दिया आप लोग को कि कौन सी भाषा कब शामिल की गई थी, किसके द्वारा। तो पूछता पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 71वां संविधान संशोधन 1991 में नमक, मणिपुर, कोकड़ी मतलब नमक जोड़ी गई थी। फिर 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इससे ज़्यादा भाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है आप लोग को। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो भाई संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो चाहिए, कितने, 6 माह का, 6 साल नहीं 6 माह का अंतराल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी रिट किसी निचली अदालत या न्यायाधीशों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। तो देखो कौन सी रिट है जो कि उसको बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है, तो हमारे क्या होता है, प्रतिषेध होता है, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, क्या होते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिषेध, क्या बोलते हैं, प्रतिषेध ना। देखो सरकारी कर्मचारी में परमादेश, जैसे परमादेश हम आदेश देते हैं, परमादेश सरकारी कर्मचारियों को हम आदेश देते हैं, अपराधी मतलब कि उसके बाद बंदी प्रत्यक्ष, जैसे कि बंदी कोई अपराधी है ना, तो उसको मतलब अदालत में 24 घंटे के अंदर मतलब हमें क्या करना है, उसको 24 घंटे के अंदर हमें उसको क्या करना चाहिए, अदालत में पेश करना चाहिए। और उसमें जो कि जिसको जहाँ तक ले जाते हैं, ले जाने वाला समय जो कि पकड़ कर ले जाने समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे में। ये भी प्रश्न पूछता है, तो 24 घंटे में आपको दौरे से ला रहा है, किसी को पकड़ के कोई अपराधी है, तो उसको आने में 3-4 घंटा लग गया, तो वो थोड़ा ना जुड़ता है, 24 घंटा लग गया तो का अदालत में नहीं जाएगा, वो समय नहीं जोड़ता है। आने के बाद 24 घंटा के अंदर ही तो उसको अदालत में क्या है, पेश करना चाहिए। तो क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारा गाइस कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किससे संबंधित है। देखो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ना, तो हमारा किससे संबंधित है, तो हमारा संबंधित पंचायती राज, किससे संबंधित, पंचायती राज से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, हमारा पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से। 22वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य, आप लोग को बताया था ना कि मौलिक कर्तव्य जो एफडी है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्यों को 22वां संविधान 1976 के द्वारा ही शामिल किया गया था। नगर पालिकाओं को, नगर पालिका जो है, नगर पालिकाओं को 74वां संविधान 1992 में शामिल किया गया था। अब पंचायती जो है हमारा, पंचायती को हमारा 73वां संविधान 1992 में। उसके बाद इसको पंचायती संविधान द्वारा इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में।
ठीक है, उसके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए पंचायती ला उतना में तो क्या है कि वो किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। तो इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। फिर 12वीं अनुसूची में कि क्या कि 29 विषय पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता जिसे अनटचबिलिटी के उन्मूलन का प्रावधान है? आर्टिकल 70 नहीं भाई, 17 आर्टिकल 17 हमारा क्या है कि जो कि अनटचबिलिटी अस्पृश्यता से संबंधित है। आर्टिकल 18 क्या हमारे उपाधियों का अंत। 16 क्या लोक नियोजन में अवसर की समता। 16 क्या आप लोग को पहले भी बता दें कि लोक नियोजन में अवसर की समता। 18 क्या उपाधियों का अंत। 19 क्या स्वतंत्रता की अधिकार, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आज़ादी की स्वतंत्रता। आप लोग को बताए थे ना कि मतलब कि कहीं अगर लड़की लड़का घूम रहा है तो स्वतंत्र है, घूम सकता है। ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब यहाँ भी समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है गाइज कि भारतीय संविधान जो मौलिक कर्तव्य हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, किस समिति द्वारा शामिल किया गया था? हमारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो हमारा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कि मौलिक कर्तव्य है ना, वो किस समिति द्वारा शामिल किया गया था? हमारा तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित है। सहकारिता आयोग समिति केंद्र राज्य आयोग से संबंधित है ना। उसके बाद सहकारिता राज समिति बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज से। यल यम सिगनी समिति पंचायत से। तो पंचायत से दोनों संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो अपने उत्कृष्ट जल प्रतिबिंब प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो क्या है? धौलावीरा है। धौलावीरा इसमें क्या है कि उत्कृष्ट मतलब जल निकासी का स्थान था, मतलब बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, धौलावीरा था। ठीक है, लोथल हमारा देखो गुजरात में पाया जाता है बंदरगाह के लिए। तो हमारा लोथल कहाँ है? गुजरात में है, बंदरगाह के लिए। धौलावीरा में हमारा गुजरात में है। कालीबंगा जिसको हम बोलते हैं खालीबंगा, खालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। तो कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान में है ना। मोहनजोदड़ो में सिंधी भाषा, मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला ना। मृतकों का टीला किसको कहते हैं हम? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, और उसके बाद देखो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? गाइस बहुत ही बेस्ट प्रश्न, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो गाइस इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग को, बहुत ही आसान है। देखिए पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ना, चौथी बौद्ध संगति। तो पहले में हम याद रखेंगे RVP के राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इस तरह हम याद किए थे कि पहली कर की थी RVP के, पी और आर से बहुत संबंध है भैया। तो RVP के तो क्या हो जाएगा कि आर से देखो क्या हो जाएगा? राजगिरी, बी से क्या हो जाएगा? वैशाली, पी से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, अब के से हो जाएगा कुंटलवन। तो अब उसके बाद देखो राजा की बात करेगा कि कौन सा मतलब आयोजित किस शासन काल में, तो ए के। तो पहले अजात शत्रु हो जाएंगे, फिर के काला शोक हो जाएगा, फिर अशोक हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा? के कनिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह गाइज क्या हो कि इस तरह क्या करेंगे हम इसको याद कर लेंगे। तो हमारा पूछा था कि प्रथम बौद्ध समिति, प्रथम ए मतलब कि अजात शत्रु, ए के अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्ठ। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की प्रकाशी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्रसिद्ध प्रणाली की शुरुआत की थी? इक्ता प्रणाली जो कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी गाइस। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली हमारे किसके द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, फिर कहा किस मुगल शासन ने शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? बाबर, अकबर को कहते हैं। बाबर को क्या कहते हैं? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था हमारा। चित्रकला का स्वर्ण युग काल किसको? जहांगीर को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? शाहजहां को बोलते हैं। ठीक है, तो
क्या था हमारा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसको, अकबर को कहा जाता है। ठीक है, बाबर को कहा है कि मुगल वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। ठीक है ना। फिर जहांगीर को हम चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, जहांगीर को कहते हैं। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के दौरान आया था और वहां से विस्तृत विवरण दिया था। तो ये तो निकोलो कोटी जो कि आया था, जो कि यात्री था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के दौरान आया था और एक विस्तृत विवरण दिया था। ठीक ना। इब्न बतूता, रहेला इब्न बतूता, इसकी मतलब इसकी रहेला इब्न बतूता है शायद लिखा, शायद ने लिखा है रहेला। उसके बाद ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में पहले पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन सा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक मतलब था, 1505 से 1509 तक था। वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा आया था, पहला यात्री था जो कि यूरोपीय मार्ग से आया था। और उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्बुकर भी 1509 से 1515 तक आया, मतलब आया था। उसके बाद क्या कि यूरोपीय जल मार्ग से मतलब वास्को डी गामा ने भारत की क्या की थी, खोज की थी। अल्बुकर्क भी आया था, अल्बुकर्क भी आया था, तो वो भी यहाँ पे मतलब कि आया, लेकिन वहां से वो क्या क्या अल्बुकर्क आया। उसके बाद केप ऑफ हुड मतलब कि कैप ऑफ गुड होप मतलब कि वहां से मतलब लौट गया पूरा, मतलब नहीं आ पाया था खोज करने। तो हमारा जो कि यूरोपीय जो वास्को डी गामा आए थे, जो कि कालीकट के, केरल के कालीकट पे, ठीक है, जिसका जमरून ने स्वागत किया था। ठीक है, तो यही थे जो कि भारत की खोज किए थे। ठीक है, तो 1997 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो क्या था 1857। भाई ये बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, इसे बहुत से लोग क्या कि बहुत लोग के समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको याद रखिएगा आप लोग कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल पूछा, न प्रथम न कुछ नहीं पूछा, बस भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, रेलवे डाकघर, रेलवे का डाकघर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। जानते ना डाक प्रथा रेलवे वालों के बारे में, डलहौजी दिया था। उसके बाद क्या है कि 1981 में नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। देखो यही बताने वाले थे, बस उस समय हम थोड़ा भटक रहे थे कि 1981 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अब पहली बार 1972 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन पहली बार 1972 में मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना रिपन के साल में 1881 में हुई थी। फिर महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद अशोक आंदोलन लड़ा, जलियांवाला बाग है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो कि मतलब कि चौरी चौरा कांड जब हुआ था ना, तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा कांड, जो कि 4-5 फरवरी 1922 में कहाँ हुआ था, हमारा चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसी मतलब कि चौरी चौरा कांड के समय अपना जो कि आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे हमारा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1897 में जो कि मद्रास से थे। उसके बाद ये थे। उसके बाद हमारा सेकेंड था कि मौलाना अब्दुल कलाम जो थे, ये थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो हमारा पूछ गया कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम थे। तो उसके बाद प्रथम 1882 में जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली महिला एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी 1917 में। तो पहली महिला एनी बेसेंट थी, जो कि कोलकाता अधिवेशन 1917 में भाग ली थी। दूसरका कौन थे, 1886 में दादा भाई नौरोजी थे। फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो कि सिंगापुर से 1943 में इन्होंने
मतलब कि इसको दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा स्थापित किया था, दिया था। ठीक है, देखिए गाइस क्या कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र को हम क्या कहते हैं? चमकीला तारा, भोर का तारा, साँझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं ना। उसके बाद क्या है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद क्या है कि कोई उपग्रह भी नहीं है। सूर्य और शुक्र के, बुध के कोई उपग्रह नहीं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। तो गाइस ये सब भी हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। उसका क्या? पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जहाँ अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो देखो गाइस, जहाँ अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है ना, जैसे कि हवा को उड़ना, करों का उड़ना, जहाँ मतलब अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है हमारी ना। ओजोन परत जो कि समताप मंडल, मतलब कि समताप मंडल में ओजोन परत से किरण, मतलब जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि किरण से, सूर्य के किरण से मतलब कि हानिकारक कीड़ों से बचाती है हम लोगों को। तो पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारा ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला रेंज कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला रेंज कौन सी है? अरावली है। अभी जान रहे, अभी हाल ही में अरावली को, मतलब जो भी 100 मीटर से नीचे की है उसको काटने की बात कर गई थी। तो अरावली के बारे में, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, मतलब 1927 में उसको क्या किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या हो, थोड़ा सा स्टे, मतलब रोक लगा दिया है। इस लोगों इतना वीडियो उसको बनाया इतना कि अगर अरावली को काट दिया जाता तो जो उधर से, जो कि राजस्थान से क्या होंगे, जितने भी हो जाएंगे सब कुछ उड़ते हुए, जो कि बालू वालू सब कुछ आएंगे और दिल्ली को क्या करेंगे, इतना मतलब कि बेकार करने के, आने वाला समय में दिल्ली की हालत खराब हो जाएगी। अरावली हमारी जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला चोटी है, उसको काटना भी हम लोगों को, मतलब समझो कि अपना जीवन पे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। इसलिए अभी तो रोक लगा गई है, आगे भी सरकार निर्णय लेगी। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, न कटे तो ठीक है। और क्या है कि भारत में सबसे ऊंची पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। तो सबसे नया पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है। कौन है गाइस? हिमालय। तो हिमालय को क्या कहते हैं? वलित पर्वत, वलित पर्वत कहते हैं ना। तो सबसे नया कौन है? हिमालय है। उसके बाद क्या है ना कि सबसे ऊंची चोटी अरावली में होती है, जो कि गुरु शिखर चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अरावली में है, जो कि गुरु शिखर चोटी है। 1722 मीटर है गाइस। तो फिर देखो, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। वैसे तो गाइस गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है ना। फिर देखिए, काली मिट्टी की किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक होती है? तो गाइस काली मिट्टी हमारा कपास, काली मिट्टी को कि हम क्या बोलते हैं? रैगून की मिट्टी बोलते हैं। तो काली मिट्टी हमारा किससे संबंधित है? कपास के लिए संबंधित है। गाइस कपास की फसल के लिए जानी जाती है। उसका देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के वाराही नदी पे है गाइस। तो हमारा जो कि कुचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के वाराही नदी पे है ना, जो 455 मीटर है, वो हमारा क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा गाइस, तो हम क्या लिख देंगे, क्या बता देंगे? कुचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश गाइस क्या है? हमारा एमपी है। एमपी जिसको बोलते हैं हम मध्य प्रदेश। तो हमारा क्या है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश क्या है? हमारा एमपी, जो मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो वह कौन सा ज्वार आता है? तो देखिए गाइस, ज्वार आता है ना बृहद ज्वार। जबकि सूर्य, चंद्रमा, देखिए सूर्य है, और क्या है कि ये क्या है कि हमारा चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, तीनों जबकि एक ही सीधी लाइन में होते हैं तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उस समय हमारा बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार में क्या होता है? हमारा अमावस्या पूर्णिमा दोनों आती है। जो हमारा देखो, पूर्णिमा, अमावस्या,
अमावस्या में देखो, अमावस्या में म आ रहा है ना, तो म मतलब मून। मून जब हमारा बीच में आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तो हमारा अमावस्या होगी। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ई आ जाएगा, ई मतलब कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारा ई मतलब पृथ्वी आ जाएगी, तो प से पृथ्वी, प से पूर्णिमा। तो हमारा जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो प से पृथ्वी, प से पूर्णिमा, पूर्णिमा होगा। और जो म आ जाएगा तो अमावस्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो गाइज यहाँ से हमारा 80 प्रश्न खत्म हुआ। ये 81वां देखते हैं क्या दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनमें से किसे अंतिम वस्तु और सेवा नहीं माना जाएगा। तो क्या कहा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनमें से किसे अंतिम वस्तु और सेवा नहीं माना जाएगा। तो इसमें माना जाएगा एक रेस्टोरेंट द्वारा खरीदा गया आटा, जिसको कि रोटी अंतिम होता है। फिर दिया गया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य मौद्रिक नीति उपकरण कौन सा है। तो देखो गाइस, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा स्फीति, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इसको लिए हम क्या बोलते हैं, एक रेपो रेट दर, क्या करते हैं, रेपो रेट दर होती है, उसमें क्या करेंगे, हम वृद्धि कर देंगे। तो क्या होता है, देखो महंगाई, महंगाई रोकना है, तो क्या मुद्रास्फीति क्या है कि हमारा कम कर देंगे। मुद्रास्फीति को हम जो कि मुद्रास्फीति उसको कम करेंगे, तो हमारा महंगाई में क्या हो, तो हमारा रेपो रेट दर में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस क्या है कि 30वां प्रश्न कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है हमारा। तो राजकोषीय घाटा जो हमारा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, वो हमारे सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। जो कि हमारे सरकार के कुल व्यय, जो हमारे सरकार के कुल व्यय है और जो कि ऋण है, जितने भी ऋण है उनको छोड़कर कुल प्राप्त के बीच का अंतर जो है हमारा राजकोषीय घाटा कहलाता है। फिर दिया है 84 कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। गाइस बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तौर की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 में की गई ना, तो 3 ईयर प्लान जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में की गई, तो उसमें क्या हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखो क्या है कि जनक हरित क्रांति के विश्व में जनक नार्बर बोरलांग है, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन है। फिर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि शुरुआत किया गया था किससे, गेहूं से। हरित क्रांति में जो समय जब खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि किया गया था, तो शुरुआत गेहूं से किया गया था। तो हमें याद रखना कि हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 1966 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नार्मर बोरलांग, जो कि बार बार प्रश्न पूछता है। अब भारत में पूछेगा गाइस तो हम मार देंगे क्या, एम एस स्वामीनाथन। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य, आरबीआई का कार्य नहीं है मुद्रा जारी करना, इंश्योरिंग करेंसी, मुद्रा जारी करना भाई आरबीआई का कार्य है। बैंकों के रूप में कार्य करना, बैंकों के रूप में कार्य करना आरबीआई का काम है। जो आरबीआई को बोलते हैं बैंक का बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई को भी बोलते हैं। सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना, ये भी है। प्रत्यक्ष करों का संग्रह करना। तो गाइस हमारा आंसर हो जाए प्रत्यक्ष करों का संग्रह करना, ये हमारा क्या है कि नहीं है, आरबीआई के अंतर्गत मतलब कि नहीं आता है। तो आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो गाइस प्रश्न को पूछिए। जितने भी हमारा इकोनॉमी जो कि इकोनॉमिक जितने भी प्रश्न है ना, उसकी जो कि भाषा ना थोड़ा टेढ़ी दी रहती है, तो उसको हमें भाषा को समझना है और क्या करा है। देखिए क्या है, जब अर्थव्यवस्था जो कि हमारा जो कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है, जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जिसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चरम मतलब उच्च स्तर पर हो, तो इसमें इसको क्या कहेंगे, तो हमको क्या बोलते हैं, गतिहीन स्फीति बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या होते हैं, स्टैगफ्लेशन, तो हम गतिहीन स्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गतिहीन स्फीति।
अदृश्य बेरोजगारी, जो बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है ना, इसमें पूरा अदृश्य बेरोजगारी जिसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है ना कि जब इसका अर्थ क्या है कि जब किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। जब देखो हमारा अदृश्य बेरोजगारी किसको बोलते हैं कि देखो भाई अदृश्य बेरोजगारी ऐसे बोलते हैं, इसे चलो इसको हम अपने साधारण भाषा में बनाते हैं। जैसे कि हमने हमने व्यवस्था की 10 लोग को खाने के लिए, ठीक है, अब आ गए 40 लोग, 10 लोग की व्यवस्था की 40 लोग आ गए, तो भाई उसका कहाँ मतलब है, वो अदृश्य हो गया, उसमें पता नहीं चलेगा, अदृश्य हो गया। अब 40 लोग में भाई कहाँ कहाँ मिलेगा उसको बताइए, 10 लोग की व्यवस्था है, 40 लोग खाने आ गए, तो उसमें समझो कि उसका पता नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं अदृश्य। मतलब जहाँ की कम जितना की आवश्यकता उससे अधिक लोग आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। जब किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। तो किसी प्रकार के कर जो टैक्स को अप्रत्यक्ष माना जाता है, किस प्रकार के जो टैक्स होते हैं जो कर उसको अप्रत्यक्ष माना जाता है। देखो प्रत्यक्ष हमारा जीएसटी तो प्रत्यक्ष कर है, एक्साइज ड्यूटी भी हमारा प्रत्यक्ष कर है, कस्टम ड्यूटी भी हमारा प्रत्यक्ष कर है, जो कारपोरेट कर होता है हमारा, जो कारपोरेट कर होता है ना गाइस, तो कारपोरेट कर को हम क्या बोलते हैं, हम कारपोरेट कर को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक है ना, जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला भी जाया जाता है। ये प्रत्यक्ष कर इससे होता है कि अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे जीएसटी लगता है तो जीएसटी देखो सब पे लगता है, तो जैसे हर चीज से लगता है तो हर चीज लगता है तो हर चीज पर जीएसटी लगता है तो लिया जाता है कर। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष कर जो होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो जिस पे लगाया जाता है ना उसी से लिया जाता है, जिस पे लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है डायरेक्ट टैक्स, तो ये कहते हैं कारपोरेट टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में शेयर बाजार को, जो कि शेयर बाजार को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर बाजार जो कि स्टॉक मार्केट को विनियमित रेगुलेट मतलब करने वाली प्रमुख संस्था कौन होती है? अरे शेयर बाजार आप लोग को पहले ही बताया, इसे प्रश्न भी, इसे पीछे वाला प्रश्न भी बताया थे शायद दूसरा तीसरा। शेयर बाजार को कौन करता है? सेबी करता है ना, सेबी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। आप लोग को बताया थे कि तुहिन कुमार पांडे इसे बता दिए थे, तो लेकिन तुहिन कांत पांडे है ना। तो हमारा जो कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। और सेबी की स्थापना जो कि 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। और देखो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं ना, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, पीछे भी बता चुके हैं। और उसके तो ये होता है सिक्योरिटी है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना गाइज। उसका नेक्स्ट क्या? आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्य क्या क्या होगा भाई? मुद्रा है, उसका मतलब क्या है कि देश के साथ संतुलन बनाए रखना, इसका कार्य यही होता है। देखो आईएमएफ जिसको बोलते हैं ना, तो इसका क्या होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका कार्य क्या होता है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं में सहायता करना। जैसे कि जो जो सदस्य देशों हैं, अपने पास जो सदस्य देश है ना, उनके जो भुगतान जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट है ना उनका बैलेंस है, उनके संबंधित समस्या है ना उसका समाधान करना, सहायता करना, उसका समाधान करना, इसका आईएमएफ का कार्य होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके हमारा फिजिक्स जो केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री आता जो कि जो साइंस का पोर्शन है वहाँ से प्रश्न है, ठीक है। वहाँ से प्रश्न क्या है कि विद्युत की एसआई मात्रक क्या होती है? देखो विद्युत धारा की पूछता तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा ना देखे क्या पूछा है? विद्युत शक्ति पूछा है। तो हम जानते हैं शक्ति, दिस इज ए पावर, पावर, पावर का जो कि एसआई मात्रक होता है ऑलवेज इज वाट, तो क्या होता है हमेशा हमारा क्या होता है? वाट होता है। तो हमारा कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा वाट होता है, ठीक है। अब विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। तो गाइस ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। अब भाई उसी के लिए जो पढ़ा है, ठीक है। अब देखो टोटल, जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, या तो इसको हम हिंदी बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के प्रयोग करता है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो कि जैसे हीरे, हीरे को देखोगे हीरे चमकता है ना, तो हमारा उसमें ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा वो बना रहता है। तो जिसे हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखो, आवत सारणी में अक्रिय गैसें, जो कि नोबेल गैस जिसको बोलते हैं, अक्रिय गैसें जिसको नोबेल गैस बोलते हैं, किस समूह के संबंधित आते हैं? तो हमारा समूह किसके संबंधित है? हमारा समूह गैस 18। 18 में हमारा किस में आती है? अक्रिय गैसें आती है। ऐसा ही प्रश्न पूछेगा होमगार्ड में, ठीक है ना, ज्यादा हाई फाई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि स्वाद होता है हल्का सा, क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। फिर किस कोशिका, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे होते हैं? मतलब कि जितने लोग पढ़ते हैं सबको याद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं भाई? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जिसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से रक्तवृद्धि? विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि होती है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के से होता है। विटामिन सी से क्या होती है? स्कर्वी होती है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है। तो हमारा क्या है कि सब मतलब कि ये देख लीजिए, ठीक है ना। फिर ओजोन परत का संरक्षण मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? तो क्लोरो, ओजोन परत का संरक्षण जो हमारा था ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के द्वारा ओजोन परत का संरक्षण होता है, ठीक है। फिर देखो, पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन, ऐसे देखो, पेंसिलिन की बात करेगा तो अलेक्जेंडर पेंसिलिन ने। अब फ्लेमिंग मत कहो, पेंसिलिन है, कह दो कि अलेक्जेंडर पेंसिलिन ने। तो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, ठीक है ना गाइस। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह इसका भी हो गया। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का मतलब कि उपयोग करते हैं? पौधे को किस गैस का उपयोग करते हैं? देखो भाई, पौधे हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है? उपयोग करते हैं। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे हमें क्या करते हैं? हमारा ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या कि पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ से गाइज हमारा 100 प्रश्न जो कि कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। हमारा सर का जो है कि TW जो कि अंकित सर है, उनका जो कि 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ गाइज। इसी तरह मैं डेली जो भी सर कम से कम 40 से 46 से 47 क्लास 40 क्लास मान लो गाइज, 40 प्रश्न मान लो, 40 गुणते 100 करो, कितना होगा? 4000 प्रश्न गाइज। अब प्रश्न कितना आएगा? होमगार्ड में 100 प्रश्न आएगा। अगर गाइज हम ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे, अच्छे सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे ना, और सर का क्लास 2 घंटा से, मतलब समझो कि हम 1 घंटा उनसे 2 घंटा 16 मीटर, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, हम उनसे एक ही घंटा में सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 प्रश्न। तो गाइज देखिएगा आप लोग क्लास, उसके बाद धीरे धीरे और अच्छा अच्छा कंटेंट मतलब लाते रहेंगे। और इस तरह लास्ट क्लास थी आज, मतलब आज लास्ट करें, आज मेरा पहली क्लास थी। और आज मैं कि जैसे भी मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं जो कि उसको आगे करके रिकवर करूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो कि आगे चल के जो भी मेरे साथ जुड़ेगा उसका पक्का बताए कि 80 नंबर तो कहीं नहीं गया होमगार्ड में। 80 85 नंबर भाई, देखो 100 नंबर नहीं मैं करने वाला हूँ, ठीक है। 80 85 नंबर वो पक्का कर लेगा, जो कि 40 सेट कर लेगा मेरे साथ। तो मेरा पहला सेट था। ओके गाइज, इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।